हेलो इन्वेस्टर। एक वक्त था जब कंस्ट्रक्शन की दुनिया सिर्फ स्टील पर टिकी थी, लेकिन फिर आई एक नई सोच। क्यों ना ऐसा मटेरियल बनाया जाए जो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत, कोरोजन फ्री और पॉकेट फ्रेंडली हो। इसी सोच के साथ पैदा हुआ आर्क इंसुलेशन, और आज ये कंपनी मार्केट में कदम रखने जा रही है अपने आईपीओ के साथ। सवाल है, क्या यह अगला बड़ा बदलाव साबित होगा? तो चलिए बात करते हैं आर्क इंसुलेशन की। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शुरुआत से। आर्क इंडस्ट्री के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये है कौन। तो आर्क इंसुलेशन एंड इंसुलेटर 2003 में बनी थी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के रूप में। 2008 में इसने कंपनी के रूप में किया और तभी से ये लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहे हैं GFRP पे। अब ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर क्या होता है? ये एक सॉल्यूशन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसमें केमिकल प्रोसेसिंग होती है। इसमें ना पॉलीमर के रीइंफोर्स्ड जो फाइबर होते हैं उसको ग्लास में मिला करके एक स्टील से भी मजबूत मटेरियल तैयार किया जाता है। अब देखते हैं इनकी टीम में कौन कौन है। तो इनकी टीम में है मनीष बजोरिया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, नीलम बजोरिया जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड आशीष बजोरिया जी, डायरेक्टर हैं। अब ये कंपनी करती क्या है? जैसा हमने बात किया, स्पेशलाइज है मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई ग्लास फाइबर रीइंफोर्स का। अब ये कंपोजिट प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो कि जिसमें ना जंग लगता है, हाई स्ट्रेंथ होता है, स्टील से कई गुना मजबूत होता है, और अपने ये ब्रांड को ना आर्क नाम से करते हैं। अब इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या है? लाइट वेट है, कोरोजन रेसिस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील ऑर्डर है, एंटी स्लिप केमिकल्स हैं, केमिकल रेजिस्टेंस हैं, फॉर पावर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज के लिए फेंसिंग और लैडर्स वगैरह हैं। कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कंपनी तमिलनाडु यानी साउथ इंडिया में काम कर रही है 27.6% के साथ, और वेस्ट बंगाल में 2.7%, दिल्ली में 15.2%, बिहार में 9.2% और मध्य प्रदेश में 10.8%। मतलब पूरे पैन इंडिया में ये फैले हुए हैं। आइए देखते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में, और साथ में मतलब एक तरह से स्वेट एनालिसिस ही कर लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि सारा कुछ आखिर कंपनी में हो क्या रहा है। तो पहले स्ट्रेंथ जान लेते हैं। तो स्ट्रेंथ में है ये जो काम करते हैं स्ट्रेंथ में, ये अपना स्पेशलाइजेशन जो करते हैं वो GPRF और प्रोडक्ट में किया इन्होंने, जिसमें आर्क इंसुलेशन और इंसुलेटर लेटर होता है। हाई क्वालिटी कोरोजन रेजिस्टेंट ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर प्रोडक्ट्स बनाती है ये, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, केमिकल, मरीन और माइनिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। दूसरा है कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ। इस कंपनी का ना रेवेन्यू और प्रॉफिट पीछे कुछ साल में अच्छा ग्रो हुआ है, जो RONW और ROE दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, 45.47 के आसपास है दोनों ही। तीसरा इनका एक प्लस पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस एंड सर्टिफिकेशन। कंपनी को ना ISO 2015 का और एडवांस टेस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करती है, जिसकी वजह से इनको सर्टिफिकेशंस वगैरह मिला है। कंपनी की PE भी कम्पिटिटिव है, कंपनी की PE भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इसको फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं वीकनेस के बारे में। तो कंपनी की जो वीकनेस है उसमें सबसे पहला आता है कि लिमिटेड वर्क फ्लोस और प्रोडक्शन कैपेसिटी है। कंपनी छोटी है तो स्केलेबिलिटी और मार्केट शेयर बढ़ाने में बहुत सारा इसको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा आता है सिंगल मैन्युफैक्चरिंग, एक ही यूनिट है इनके पास, उसकी वजह से ऑपरेशन और सप्लाई चेन का रिस्क बढ़ जाता है, कभी कुछ हो गया तो। लो ब्रांड प्रेजेंस है। आर्क का ना ब्रांड B2B सेक्टर में जाना जाता है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस अभी बहुत कम है इसके बारे में, पता ही नहीं है किसी को। हमें भी नहीं पता था कि वो तो थोड़ा रिसर्च किया तब जाके पता चला कि हाँ, स्टील से भी मजबूत ग्लास हो सकता है। अब ग्रे मार्केट में इसका सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा था, कुछ दिन पहले तक ग्रे मार्केट में 0 था, तो ये भी एक वीकनेस में आएगा। अब कंपनी की बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो इंडस्ट्री एक्सपेंशन ये कर रही है। GPRF कंपोजिट मार्केट काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन में कर रहा है ये ग्रोथ। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है कंपनी की, इंटरनेशनल प्रेजेंस है, तो ग्लोबल एक्सपेंस का पोटेंशियल काफ़ी अच्छी होगी इसकी। प्रोडक्ट इनोवेटिव है, ISO सर्टिफिकेशन है 2015 का, नए टाइप और शेप के ये GFRP प्रोडक्ट बना के कंपनी और सेक्टर में इंटर कर सकती है। गवर्नमेंट पुश टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल के पॉलिसी सपोर्ट से डिमांड बढ़ सकती है इनकी। तो ये इनके हो गए। इसके थ्रेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला थ्रेट है इंटेंस कंपटीशन है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में कंपटीशन है, ज़्यादा है, इसलिए मार्जिन पे प्रेशर और मार्केट शेयर का फाइट बहुत ज़्यादा है इसका। रेगुलेटरी कंप्लायंस है, सिक्योरिटी अप्रूवल और रूल्स में चेंजेस होने से कंपनी को हो सकता है, रिस्क हो सकता है।
एम्प्लॉय अट्रिशन ज़्यादा है, स्किल्ड वर्कर मार्केट में कम है, और जो हैं अगर वो छोड़ते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। इकोनॉमिक साइकिल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी इकोनॉमिक साइकिल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट रहते हैं इनका एक लाइफ टाइम होता है, एक साइकिल आता ही आता है। चलिए, ये हो गया स्वॉट एनालिसिस। अब कंपनी का आईपीओ डिटेल जानते हैं। कंपनी की आईपीओ 21 अगस्त को आ रही है, 25 अगस्त को बंद होगी। लिस्टिंग डेट इसकी अगस्त 29 को है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इशू प्राइस बैंड 70 रुपये पे ही मिलेगा। लॉट साइज 1000 शेयर का है। सेल टाइप जो है फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल दोनों है, मतलब दोनों काम करेगी कंपनी, कैपिटल भी जुगाड़ करेगी और पुराने लोग एग्जिट पे लेंगे। टोटल इशू साइज 41 करोड़ के आसपास है। इशू टाइप जो है बुक बिल्डिंग आईपीओ है। लिस्टिंग इसकी एनएससी और एसएमई टाइप में हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके आईपीओ का? तो आईपीओ का इनका पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये फैक्ट्री सेटअप के लिए 8 करोड़ रुपया लगा रहे हैं टोटल 41 में से। परचेज कर रहे हैं नया ऑफिस 3 करोड़ का। पुराना जो डेट लिया है वो 1.18 करोड़ कर रहे हैं, और बाकी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है इनका 10 करोड़ का, वो कर रहे हैं। एक नज़र चलिए इनके फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो फाइनेंशियल आप देखेंगे 23-24-25 में 23 में 24 करोड़, 24 में 28 करोड़, 25 में 33 करोड़ लगातार बढ़ा है। इबिटा में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है, 4 करोड़, 9 करोड़ और 12.5 करोड़ के हिसाब से। प्रॉफिट भी ठीक ठाक इंक्रीज किया है, 2 करोड़, 6 करोड़ और 8 करोड़ के हिसाब से। नेटवर्क भी इंक्रीजिंग टर्म में है 6, 12 और 25 से। एसेट भी 18, 22 और 39 के आसपास है। टोटल बोरोइंग भी बढ़ी है इन कंपनी की। पहले 5 करोड़ था, फिर वो कम होकर 2 करोड़ आया, और उसके बाद 5 करोड़ 97 लाख। आरओई और आरओसी पे आते हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो ये लास्ट ईयर 24-25 की तुलना में इसने 15% का ग्रोथ लिया। इबिटा में 38% का हुआ। वहीं ग्रोथ प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 40% से बढ़ा है। कमाल का काम किया है। डेट इक्विटी हम देख रहे थे कि 5 करोड़ के आसपास 25 साल 2025 में है, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, 0.24 है। शानदार है इसका। अब इसका आरओसी और आरओई देखते हैं। आरओसी 49, आरओई 45। इफिशिएंटली यूज करिए अपने डेट का, इनफैक्ट वो कम भी होगा ये रिपेमेंट। कंपनी के आईपीओ के बारे में जानते हो तो कंपनी का ईपीएस जो है ना वो 11 रुपये के आसपास है प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ में ये घट के 8 रुपये 32 पैसे हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया इसलिए ईपीएस कम हुआ। पी वहीं 10.58 था, वो बढ़ गया 15 हो गया। इंडस्ट्री पी मैंने रिसर्च किया इस सेगमेंट में तो 29 के आसपास आ रहा है। उसके हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू 135, लगभग ये डबल होने के राह पे है मेरे हिसाब से। ग्रे मार्केट में आज के रेट में इसका प्रीमियम 21 रुपये था, जो कि लिस्टिंग बता रहा है कि 91 होगा, लेकिन कल से आईपीओ लॉन्च हो रहा है तो पहला ही दिन है, तो इसकी नंबर टाइम्स भी बढ़ेगा और ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही आईपीओ के कमेंट के लिए प्लीज़ आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब